नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते। बात करें हम लोग नए क्रिमिनल लॉज की, तो आज से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें हम नए वाले क्रिमिनल लॉज पढ़ेंगे। अब किस स्टेट में वो आएगा नहीं आएगा ये तो भैया आप सबके सिलेबस ही बताएगा। फिलहाल आप आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को हमारे नए लॉज स्टार्ट हो चुके हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे BNSS, ये है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका नाम इन्होंने 2023 दे रखा है, बट इसका कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024 को हुआ है। जनरली जब भी कोई कानून बनता है कई बार तो हैंड टू हैंड अप्लाई होता है और कई बार बाद में अप्लाई होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम 2023 में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में 12,000 कानून बन सकते हैं, बनाने के लिए मना नहीं है। तो उनका एक नंबरिंग लगता है कि भैया ये इस समय आया। क्यों? क्योंकि हमारा कानून चलता है पूरा नंबर से। जैसे किसी पे मर्डर केस लगता है तो हम पहले बोलते थे 302 लगा और हम बोलेंगे अब 101 लगा, ठीक है। तो जनरली हमारा कानून नंबरिंग से चलता है, तो इसका नंबरिंग है 46 ऑफ 2023। तो यहाँ पे लिखा आता है कि सेक्शन नंबर 5 ऑफ एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। तो आपको क्लिक करना, अच्छा 46 2023 कौन सा है? BNSS है। हालांकि ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता, पर आपको नॉलेज तो होना चाहिए इस एक्ट नंबर का मतलब क्या है। तो क्लियर हुआ? एक्ट नंबर, जब वो एक्ट बनता है उसकी नंबरिंग उसके ऊपर लग जाती है। देन आता है आपके पास, आगे चलते हैं। तो इसकी हम बात करें तो टोटल चैप्टर कितने? 39। टोटल चैप्टर कितने? 39। जैसे कि हमारी स्टार्टिंग है, अभी आज ही ये लागू हुआ, स्टार्टिंग है। तो जो अभी जो बच्चे हैं उनको तो मैं दोनों चीजें बताऊंगी, पहले क्या था अब क्या था। लेकिन आज से 2 साल बाद अगर मैं BNSS पढ़ाऊंगी तो सिर्फ BNSS पढ़ाऊंगी, फिर मैं CRPC नहीं बताऊंगी। लेकिन आप जो कि अभी आए हो और आप वो बच्चे हो कि जिन्होंने पहले CRPC सुन रखी है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको साथ साथ चलूंगी। तो पहले हमारी CRPC जो थी ना, उसमें 37 चैप्टर थे, इस बार 39 है। क्या कुछ नया किया? कुछ नया नहीं किया। उसमें हमारे 2 चैप्टर हुआ करते थे, 2 चैप्टर थे, एक था 7A और एक था हमारा चैप्टर नंबर 21A। उन लोगों ने क्या किया, 7A को बना दिया चैप्टर नंबर 8। वो जैसे ही 8 बनाया तो 1 से 7 तो वही चैप्टराइजेशन रह गया, 8 से नया गया और वहां से सीरीज चेंज हो गई हमारी, पर कुछ नया नहीं किया। इससे अच्छा तो ये महान आत्माएं ये 7A और 21A को लास्ट में डाल देती, हमारा भी टेंशन खत्म, उनका भी खत्म। लेकिन इनको समझाने वाला कोई था नहीं, ठीक है। तो नया कुछ नहीं आया, इन AA को उड़ा दिया और उड़ा के इन्होंने यहाँ डाल दिया, इसलिए 37 से 39 हो गए। चलिए, फिर आया सेक्शन 531। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। हम बात करते हैं बांग्लादेश, जैसे भी लिखता देख लेना, पाकिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत ये तीनों एक ही हुआ करते थे। उस समय हमारी जो CRPC थी वो थी 1898 की। आज भी बांग्लादेश में 1898 ही चल रहा है और आज भी पाकिस्तान में 1898 ही चल रहा है। लेकिन इंडिया ने हर बार चेंज किया, पहले 1973 आया और नाउ 2023 आया। तो इंडिया हर बार चेंज करती जाती है। अब आप जब जाएंगे अपना प्रोविशन एक्ट उठाना, उसमें आज भी वहां पे सेक्शन 1898 के ही लिखे हुए हैं। वहां जाके पढ़ना सेक्शन नंबर 10, वहां जाके पढ़ना सेक्शन नंबर 5। प्रोविशन एक्ट में आज भी 1898 के ही चल रहे हैं। अब सोचो वो आज के चल रहे हैं। अब बाकी जितने माइनर लॉज हैं वहां पे सब जगह CRPC चल रही है। अब ये सब कब चेंज होगा हम में से किसी को ही नहीं पता। तो सोचो, हम लोग तो 150-200 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं और ये हमें पढ़ते रहना है। हमारे कानून थोड़ा लचीला है, धीरे धीरे चलेगा। तो अब तो ये 531, तो इससे पहले जो थी उसमें थे 484 सेक्शन, अब हो गए 531। इससे पहले जो CRPC थी जेल कपूर जो बताई 1988, वो भी 500 समथिंग थी। और फिर से हम कहाँ पहुंच गए? फिर से हम 518 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आया शेड्यूल। शेड्यूल क्या होती है? देखो, हम अपना घर बनाते हैं, घर पूरा बन गया, पर घर में हमें किसकी जरूरत होती है? स्टोर रूम की, क्योंकि सब चीजें तो लोगों के सामने नहीं रख सकते ना। 5 किलो शक्कर कहाँ रखोगे? 100 किलो अपने जो गेहूं खरीद के वो कहाँ रखोगे? उसके लिए स्टोर रूम होना चाहिए। ये जो शेड्यूल होती है हमेशा स्टोर रूम होती है, जो अपनी मेन चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा भरी हुई थी उनको स्टोर रूम में रखते हैं। तो हमारे पास शेड्यूल है 2। पहला आता क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई होगी। कैसी टेबल? जल्दी से सभी जन अपना बैरक खोलो, बैरक में जल्दी से 531 पे जाओ, 531 पे जाओ। गए 531 पर, वहां जाके आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? 531 के बाद में एक ये देखो ऐसी शेड्यूल दिख रही है, ऐसी टेबल बनी हुई दिख रही है। यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसी टेबल दिख रही है।
इस टेबल में बता रखा है कॉलम 1 2 3 4 5 6 क्या है, इसी कॉलम के थ्रू प्रैक्टिस चलती है कोड के अंदर, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कोड ट्रायल करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं शेड्यूल। ये क्लासिफिकेशन होता है पूरा ऑफिस का। ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे BNS का है, भारतीय न्याय संहिता का है, सिर्फ उसका है, बाकी सबका यहाँ नहीं है, सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की टेबल यहाँ दे रखी है कि भैया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट करेगा, सेशन कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, कौन करेगा कौन है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और सेकंड आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब चार्ज फ्रेमिंग कैसे होगी, सम्मन आपको कैसे भेजेंगे, वारंट कैसे भेजेंगे, वो सारे याद दिए हुए। आपको पता कानून में वकील को कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ याद नहीं करना पड़ता है, वकील साहब के लिए सब कुछ ये पड़ा, ये देखो सारे फॉर्म्स यहाँ पे। आप कोर्ट जाओ, आप वकालत करो, बड़ा आराम से करो, आपको ये खुद को नहीं करना, ये सब लोगों के कंप्यूटर में सेट है। जाएंगे पार्टीज का नाम लेंगे, टक करेंगे, 12 जगह साइन करा लो, लाइने वाले सब फिक्स है यहाँ पे। वकालत बहुत इजी है, कुछ याद नहीं करना है, बस कानून की किताबें साथ रखो और बताते जाओ, सबसे इजी वकालत। और यदि आपने ढंग से वकालत कर ली ना तो आप मजिस्ट्रेट से ज्यादा अर्निंग करेंगे मंथली। लेकिन शर्त एक है, आपको जज बनने के लिए भी 3 साल देने पड़ते हैं और आपको वकील बनने के लिए भी 3 साल देने पड़ेंगे। यदि 3 साल सुबह आप 9 बजे कोर्ट पहुंच जाते हो, शाम को 5 बजे वहां से निकलते हो, 7 बजे ऑफिस जाते हो और रात को 11 बजे वहां से निकलते हो, और 3 साल अगर आपने मेहनत की तो चौथे साल वकील साहब आपका नाम चमक जाएगा। ठीक वैसे ही आप LLB में आते ही जुडिशरी की तैयारी शुरू कर लो, 3 साल दे दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन जाओ। लेकिन जिंदगी में 3 साल तो देने पड़ेंगे, चाहे कहीं जाओ। एक दिन में सब कुछ नहीं होता। वो मेरा छोटा सा बच्चा है धनुष, जन्म होते ही नहीं बोला मैया दूध पिला दो, आज कहता मैया भूख लगी है कुछ खिला दो, मैया रोटी है क्या आपके घर में, रोटी खिला दो। 3 साल लगे उसको भी ये पूछने के लिए रोटी है क्या बनी हुई, मुझे खिलाओगे क्या। तो थोड़ा समय हर चीज के लिए देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके फॉर्म्स, तो चैप्टर आ गया, सेक्शन आ गया, शेड्यूल आ गया। अब आता कमेंसमेंट, ये किस तारीख को आया, 1 जुलाई 2024, जो कि आज है हमारा। फिर आता है इसका सिग्नेचर 25 दिसंबर। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ूंगी, ये 5 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पहला हम इसको पढ़ेंगे अपने जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ठीक है, नंबर 1। दूसरा हाई जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा इंडिया का कोई भी APO ADPO के एग्जाम दोगे उसके लिए। चौथा JLO के एग्जाम के लिए। पांचवा प्रैक्टिकली कोर्ट में कैसे चलता है। और छठा इंटरव्यू से। यानी एक सब्जेक्ट में मैं सारे एस्पेक्ट लेके चलूंगी कि अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो इंडिया में आप किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, पूरा रहेगा, ठीक है। तो इसकी डेट, ये डेट किस में काम आएगी, प्रैक्टिकली तो कोई लेना देना नहीं है, ये डेट काम आएगी आपके एग्जाम के लिए। प्री के एग्जाम पूछ सकते हैं कि भैया इस BNSS पे सिग्नेचर कब हुए, तो आप कहेंगे 25 दिसंबर 2023 को। अब देखो सिग्नेचर 2023 में हो गया, एक्ट नंबर भी 2023 में दे दिया, एक्ट का नाम भी 2023 है, सिर्फ कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024 है। तो कई कानून होंगे जो सेम ईयर लागू हो जाते हैं, कई कानून है जो 1 साल बाद होते हैं, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देन आता है इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जैसा आपने साइन कर दिया, साइन हमेशा प्रेसिडेंट करता है। देखो लॉ बनाता कौन है, हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन आती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके। और लास्ट साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं। और ये जो अपना BNSS है, ये हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समृद्धि सूची का। लिखो, ये हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समृद्धि सूची का सब्जेक्ट है। ये मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, फिक्स है। और इस बार RJS प्री में पूछा था CPC किसका सब्जेक्ट है। इससे अच्छा क्या लगता है, बड़े बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि हम पहले ही दिन ये चीजें लिखवाते हैं। तो लिखो, ये हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट नंबर 2 है। हिंदी वाले समृद्धि सूची, सूची सुनी, समृद्धि सूची। देखो बेटा, देख लिया, आओ। हमारे पास 3 लिस्ट होती है, हमारे पास 3 लिस्ट होती है। सुना होगा आपने कभी, पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची। मेरे हाथ में एक फ़ोन दिख रहा है, मैं देख नहीं रही हूँ। इस फ़ोन में मेरे ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं क्योंकि क्लास 2 in 1 है, ये रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग होती है। और जो फर्स्ट डे क्लास है वो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, बाकी रिकॉर्डिंग भी होती है। आप क्लास में नहीं आ पाए तब बाद में भी देख सकते हैं, आप कभी भी बैठ के उसको देख सकते हैं। और रेगुलर क्लास में भी आप बैठ के, दोनों ही ऑप्शन है। केवल रिकॉर्डिंग लेते हैं तो भी मिलती है, क्लास से बैठोगे तो भी मिलेगी, किसी दिन नहीं आओगे तो भी, ये तो फिक्स है, बाई डिफॉल्ट आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बच्चे हैं। अब इसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची। अब आपने सुना होगा कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 246 में। और कहाँ पढ़ते हैं, शेड्यूल 7 में, ठीक है। अब ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें 97 सब्जेक्ट है, कितने, 97। इसके अंदर 66 है,
और इसके पास 47 है। ये इनके सब्जेक्ट है। यहाँ पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। यहाँ पे कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। और यहाँ पे लॉ कौन बनाता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। यानी यहाँ पे पार्लियामेंट भी बनाती है और हमारा स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाता है। जब दोनों बनाते हैं तब आपके पास आया पहला प्री का सवाल। पूछो प्री का सवाल, आ जाओ। पहला प्री का क्वेश्चन आता है आपके पास BNSS 2023 में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट, नंबर सी A and B both, और नंबर डी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसकी हिंदी पता है आप सबको? इसकी हिंदी होती है समुचित सरकार। हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, समुचित सरकार। ठीक है, ये एग्जाम में प्री का क्वेश्चन आपके आता है। सभी जने अपने अपने आंसर लिखें। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो चैट बॉक्स में लिखें, जो क्लास में बैठे हैं वो क्या करेंगे? ऐसे सारे करेंगे। नहीं तो तू बोल देगा तो उसको नकल हो जाएगी, वो बोलेगी तो उसको नकल हो जाएगी ना, तो इशारों से करना है। तो जो ऑफलाइन बैठे हैं वो तो इशारों से बताएंगे और जो ऑनलाइन है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। यही आपका प्री का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यस। वैशाली, वैशाली वो लड़की 1 2 3 4। हाँ जी बेटा आदित्य, वेरी गुड। अब ये भी पढ़ा, 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने। इसका मतलब आपका माइंड कहीं और था बेटा। और ऑनलाइन में सबके आंसर बिल्कुल सही हैं। अशोक का आंसर सही, पलक का भी सही, नेहा ने 2 आंसर क्यों दे दिए? अच्छा यू वैसे सही है, ठीक है। और रौनक का भी सही। तो अभी हमने बताया आपको कि आपका ये जो कॉन्क्रीट लिस्ट होती है बेटा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। तो जब दोनों बनाएगी तो अमेंडमेंट भी दोनों कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। यही आपका प्री का क्वेश्चन है। समझ गए? तो हमारा जो BNSS है वो हमारा कॉन्क्रीट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिनमें दोनों अमेंडमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता आपके पास एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया हो गया, मैटर खत्म। अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू है। जब से आर्टिकल 370 हटाए अब हमारे सारे कानून सब जगह लागू है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी, हिंदी में आता प्रारंभिक। जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ोगे तो सबसे पहले उसका क्या आता है? उसका इंट्रोडक्शन। देखो लॉ का नाम क्या है, ये कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसमें इसकी चीज़ें। अब आज आप स्कूल में पढ़ के आए हो, क्या स्कूल में कभी सुना बेलेबल नॉन बेलेबल? कभी सुना कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल? अब अचानक से आप लॉ में आओगे तो वहाँ मिलेगा बेलेबल नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, उसका मतलब क्या है? तो वो चैप्टर 1 जो होता है ना, वो उन सब चीज़ों का मीनिंग समझाता है कि मेरे पास ये हैं, ये हैं, ये हैं, और इन चीज़ों को आपको ऐसे से समझना है। इसे बोलते हैं चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। कहाँ से कहते हैं कि 1 2 का 5। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई भी कानून पढ़ो सबसे पहला चैप्टर 1 रटा हुआ होना चाहिए। जिसने चैप्टर 1 रट लिया उसको सब कुछ आ जाता है। अब हम चले कोर्ट, क्योंकि क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल मैटर को रहेगा तो आ गया हमारे पास सब चीज़ें बता दी। तो हम कि कहाँ जाना है क्रिमिनल मैटर? कोर्ट में। तो दूसरा चैप्टर कहता है कोर्ट लेके आओ, ये लो कोर्ट। अब कोर्ट में जज साहब बैठते हैं, जज साहब कितना काम करेंगे? उनके काम करने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए मन को, तो हमने लाए उनके ऑफिस। तो आ गए ऑफिस, तो इसका नाम क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड उनके ऑफिस। कहाँ से कहाँ तक? 6 to 20 यानी 6 से 20 सेक्शन पढ़ेंगे। तो पहला क्या आया? चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। कहाँ से कहाँ तक? 1 2 का 5। चैप्टर 2 क्या आया? कोर्ट्स एंड उनके ऑफिस। शॉर्ट पे बोला 6 to 20। कोर्ट आ गया। अब कोर्ट आके बैठ गया। अब बैठे बैठे क्या करेगा? माँ क्या मारेगा? मच्छर उड़ाएगा? काम करेगा। काम करने के लिए क्या देनी पड़ती है इंसान को? पावर्स, कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। तो चैप्टर 3 कहता है पार्ट्स ऑफ कोर्ट्स 21 से 29। तो देखो सब एक दूसरे से निकला है। पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर कोर्ट बनाए, फिर कोर्ट को पावर दे दी पावर। अब जज सब सड़कों पे जाके इंसान को अरेस्ट करेगा? नहीं ना। हम जज बन रहे भैया कोर्ट में बैठ के एक अच्छी नौकरी करने के लिए, वहाँ बैठ के न्याय करने के लिए। अगर हम ही सड़कों पे जाके लोगों को पकड़ेंगे तो हो गया काम। तो फिर हमें काम करने के लिए कौन चाहिए? पुलिस। तो आ गए चैप्टर 4 पुलिस। और पुलिस आ गई, जज भी आ गए। अब वो क्या भोलेनाथ है, विष्णु भगवान है जो आपस में ना आंखें बंद करके बातें कर लेते? होता था ना पहले, अपन छोटे थे, अपन टीवी देखते थे, अपन देखते कि भोलेनाथ आंख बंद करते तो ब्रह्मा जी को पता चल जाता, ब्रह्मा जी आंख बंद करते तो विष्णु भगवान को पता चल जाता, माँ पार्वती को पता चल जाता, सरस्वती माँ को पता चल जाए। हमें लगता है ये तो गजब है, और हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। आज है,
आज हम हमारे घर में बैठ के आपके घर में बैठी हुई बातों को बता सकते हैं। कैसे? मोबाइल है ना, हो गया, हमने मोबाइल बना लिया। अगर ब्रह्मा जी और शिव जी के पास शक्ति थी अंतर आत्मा की, तो आज हमारे अंतरात्मा में 4-4 मोबाइल है, 5-5 और 6-6 मोबाइल है या नहीं? यस, फाइनली हंसी तो आई हमारी कोमल को। तो मोबाइल हो गया अब हमारा। तो अब हमारे मजिस्ट्रेट आ गए, पुलिस गए, तो क्या अंतर्यामी है कि भाटी भवन में ऑफेंस हो रहा है, शास्त्री नगर में ऑफेंस हो रहा है? नहीं, हम जनता को इनको फोन करना पड़ेगा। और हमारी इंडिया की पुलिस तो वैसे ऑफेंस कमिट होने के बाद ही आती है। क्यों? क्योंकि हम बाद में तो फोन करते हैं ना भाई। जब फोन बाद में करेंगे तो आएगी बाद में ना, पहले कैसे आएगी बताओ? हाँ, कभी कभी ऑफेंस होने वाला हम फोन कर देते तो पूछते ऑफेंस हो गया क्या? नहीं हुआ, रहने दो, कुछ नहीं होगा। तो वो एक्सेप्शन देखो बेटा सब जगह, यहाँ पर भी है। तो चैप्टर 4 में फिर पुलिस ऑफिसर आई, फिर हम जनता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद कर दी 30 से 34। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हम कोर्ट को बुलाया, फिर पार दी, पुलिस को लाया। अब पुलिस आती क्या करती है? जब पुलिस को फोन करते आती क्या करती है? पकड़ा, गिरफ्तार। चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन, कहां से? 35 से 62। अब हमने पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब आपको पता है अगर हम सबको जेल में डाल दे तो जेल भर जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि इतने ऑफेंडर है। तो क्या करेंगे? तो जब भी हम किसी को पकड़ते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है पकड़े हुए व्यक्ति के लिए, बेल। उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ देते हैं। ये हमारी मजबूरी है छोड़ना, छोड़ दिया घर जा। अब दोबारा बुलाना, ए आना तो तेरी हियरिंग है, फोन करेंगे। उसने तो छोड़ दिया, बुलाने के लिए क्या करोगे? फोन, ए भाई तेरी हियरिंग है, कोर्ट आना। नहीं, उसको बुलाने की हमारे पास एक लव लेटर है, उस लव लेटर को बोलते हैं समन। तो उसको बुलाने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ये जो वर्ड है ना बेटा जी, देखो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस शब्द है हिंदी में लिखा है आदेशिकाएं। इसमें 4 चीजें आती है। क्या क्या आती है? पहला आता है समन, दूसरा आता है वारंट, तीसरा आता है तुम्हारे पास प्रोक्लेमेशन, और चौथा आता है अदर प्रोसीडिंग। तो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। समन यानी एक लेटर भेजेंगे, भाई तेरा केस है, तुझे आना है। तो नहीं आता तो दूसरी बार हम खुद आ जाएंगे वारंट लेकर। टीवी देखिए, मूवीज देखिए, जब मैं पुलिस आपके घर पे पकड़ना आती है आप क्या कहते हो? वारंट दिखाइए। बोला वारंट, इसने खुद ने बोला वारंट दिखाई, और तुम्हें पता चला तेरे खिलाफ वारंट निकल गया, तुम हो गए अंडरग्राउंड। अब मैं थी छोटी, अंडरग्राउंड होना मुझे क्या लगता है, घरों में अंडरग्राउंड होते ना, उसमें जगह बैठ जाता है। और मैं सोचती हूँ यार कितने दिन उसमें बैठा रहेगा, उसको साथ भाई अंडरग्राउंड हो गया, और 365 दिन, 1 साल का अंडरग्राउंड है। तो मुझे क्या लगा वो 1 साल से अंडरग्राउंड में बैठा है। फिर जब बड़ी हुई तो पता चला अरे अंडरग्राउंड का मतलब गायब हो जाना होता है। भाई अब गांव से निकल गए तो चीजें सीखने में समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर पता चला वो गायब हो गया। तो अब उस गायब को पकड़ने के लिए क्या किया? एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर की कि ये हमारा मोस्ट वांटेड बंदा है, जिस किसी को मिले पकड़ के ले आना। तो यही प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन का मतलब समझा? प्रोक्लेम डिक्लेयर करने का एक ही फायदा है, फिर उसको कोई भी पकड़ सकता है, पुलिस भी पकड़ सकती है, आम जनता भी पकड़ सकती है। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ पुलिस ही पकड़ सकती है, आम जनता को अधिकार नहीं होता है। और देन लास्ट अदर प्रोसीडिंग। तो आगे तो पहले आया प्रीलिमिनरी, देन हमने कोर्ट बनाया, फिर शक्तियां दी, फिर पुलिस को बुलाया, फिर अरेस्ट किया, फिर वापस छोड़ा, फिर समन पे बुलाया। अब तुमने मारा रामपुरी चाकू से, AK-47 से, या फिर तुमने की मेरे साथ चीटिंग, तुमने बनाए काउंटरफिट कॉइन या बनाए फोर्जरी डॉक्यूमेंट, ये सब क्या है? थिंग्स है। अब थिंग्स भी चाहिए हमें, तो आया अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। और 7 कहता है प्रोसेस टू कंपेल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स। तो चाहे मनुष्य को बुलाना हो तो भी समझ जाता है, और चीजों को बुलाना है तो भी समझ जाता है। जब मनुष्य को पकड़ना है तो वारंट चाहिए होता है, और जब चीजों को ढूंढना है, क्या वर्ड बोला मैंने? ढूंढना। ढूंढने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्च करना। तो जब हमें चीज सर्च करनी है, वारंट भेजना है, तो उसका नाम होगा सर्च वारंट। तो मनुष्य के लिए सिर्फ वारंट, और चीजों को ढूंढने के लिए है सर्च वारंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आया प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब यहाँ पर भी समन है, यहाँ पे वारंट है, वारंट का नाम हो जाएगा सर्च वारंट। बाकी चीजें सेम चलेगी। तो हमें क्या लगता है, समन तो सिर्फ मनुष्य के लिए होता है, समन मनुष्य चीजें दोनों के लिए होता है। तो अगला आया प्रोसेस टू कंपेल द प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स 94 से 110। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके बाद एक 7A था, वो चेंज हो गया। तो चैप्टर 1 से 7 की वही सीरीज है जो पहले CRPC में था, नो चेंज। अब यहाँ से हमारा चेंज स्टार्ट, और यह है हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब एक वर्ड लिखा मैंने, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। ये होता क्या है? एक होता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, दूसरा होता है रेसिप्रोकल टेरिटरी, और तीसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोमिस। लिखो 3 शब्द, फटाफट लिखो, तीनों की मतलब तो पता होने चाहिए आपको। पहला लिखो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, हिंदी वाले वैतिकारी व्यवस्था। दूसरा होता है रेसिप्रोकल प्रोमिस, वैतिकारी वचन।
और तीसरा होता है रेसिप्रोकल टेरिटरी, व्यतिकारी क्षेत्राधिकार। आखिर ये तीनों क्या होता है? पहला आता है तुम्हारे पास रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। अब याद करो, कॉलेज चलते हैं, एलएलबी करने चलते हैं वापस। अब एक सब्जेक्ट पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ, डॉक्टर एस.के. कपूर की किताब इतनी मोटी जो कभी भेजे में गई नहीं और ना जावे। क्या किया? एक रात पढ़ा, देखो राहुल को हंसी आ रही है, एक रात पढ़ा, एग्जाम दे दिया, फ्री हो गए। रियली आपको भी किसी को नहीं पता इसके कब हो, तुम्हारी तो कोचिंग है इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए मुझे पता है, आपको तो पता ही भी नहीं है। अब वो भाई साहब इतना गजब पढ़ाते हैं, उसमें एक आता है एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज, याद आया? अधिप्रण संबंधित संधि। उसमें क्या होता है कि कोई बंदा इंडिया से ऑफेंस करके आउट ऑफ इंडिया भाग जाता है तो अपन वापस मंगा सकते हैं। तो दो देशों के बीच में एक संधि होती है, ट्रीटी होती है, हर चीज की होती है, ऑफेंडर्स की भी होती है। और पता है स्विट्जरलैंड ने हमसे नहीं की रखी है, इसलिए विजय माल्या भाग के स्विट्जरलैंड। अपने यहाँ के तो मोस्ट ऑफ लोग देखो, जो ऑफेंडर उनको सब पता है कि किस देश में भागना है, कहाँ ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं है। अब पाकिस्तान जाओ तो वहां भी नहीं है, पर वहां गए तो तुम वापस नहीं आओगे, वो खुद ही आपका कंप्लीट कर देंगे। वो है तो भैया हमारे हिंदुस्तान का बेटा ही ना, है तो हमारा भाई ना, वो हमारे काम खुद ही कर देता है, वो वापस आते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। तो पाकिस्तान नहीं जाना अपन को, बांग्लादेश चले जाओ, वो वापस नहीं भेजेगा क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज नहीं हमारी। तो उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। कोई डाउट? नो डाउट। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? ये हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर 51 से 58 तक, और 2 का एफ में ये होता है इस हाथ ले उस हाथ दे। इसका भी वही मतलब है, जैसे वहां ट्रीटीज करी, तू मेरा ऑफेंडर दे, यहाँ पर ये इसमें क्या होता है कि मैंने तुम्हें कहा तुम मेरा मकान बना लेना, तो तुमने कहा, मैंने कहा मकान बना दोगे, तुमने कहा पैसे दे दो, मैंने कहा मकान बनेगा तो पैसे दे दूंगी, तुमने कहा पैसे दोगे तो मकान बना दूंगी। इस हाथ ले उस हाथ दे, सिंपल सी बात है भाई। मकान बना हुआ 2 करोड़ रुपए का और पैसे के बाद में दूंगा, तो जो खुद 2 करोड़ रुपए लगेगा वो कहां से लगेगा भाई? कुछ तो एडवांस देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक वैसे हमारे सीपीसी में भी है रेसिप्रोकल टेरिटरीज। तो ये हमारी रेसिप्रोकल टेरिटरीज है, सीपीसी सेक्शन नंबर 44A। और इस टेरिटरीज का मतलब भी वही है कि वह टेरिटरी जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, और जिनके साथ हम हमारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो ये तीनों लिख दो आप। ये आपका सीआरपीसी हो गया, ओ सॉरी बीएनएसएस। हाँ, इन थोड़े दिनों में, मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, तो कई बार मेरे मुंह से जो है सीआरपीसी निकल जाए तो बीएनएसएस करना पड़ेगा, क्योंकि हर कानून में लिखा है कि जैसे ही बीएनएसएस में हुआ पूरा चेंज, तो उन्होंने एक लाइन लिखी, जहां भी जितने भी कानून है जहां सीआरपीसी लिखा हुआ उनको बीएनएसएस डीम्ड करे। तो कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाए तो बीएनएसएस डीम करे, ठीक है। चलिए लिख देती हूँ, वापस चले आ जाओ। हाँ जी बेटा जी, तो चैप्टर नंबर 8 कहता मैं हूँ आपका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स 111 से 124, ठीक है, हो गया। अब जब तुम ऑफेंस करते हो मैं तुम्हें पकड़ के लाती हूँ, पकड़ के लेके आई, अब मैं तुमसे कहूंगी, जैसे मान लो तुमने आज मेरी बोतल तोड़ी, मैं क्या करूंगी? डांटूंगी। तो तुम मुझे क्या कहोगे? मैडम एक बार माफ कर दो, अगली बार नहीं। तो मैं तुम्हें क्या कहूंगी? कंडीशन, कि अगली बार किया तो क्लास से आउट। वैसे जब तुम ऑफेंस करते हो तो तुमसे हम बॉन्ड भराते हैं, बिल लेते हैं, तो बोलते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। हम सिक्योरिटी ले लेंगे तुमसे कि अब तुम दोबारा ऐसा ऑफेंस नहीं करोगे, किया तो जेल में डाल दूंगी। तो पहली बार सबको माफ कर दो, दूसरी बार जेल में डाल दो। कहां से कहां तक? 125 से 143। अब जैसे तुम्हें पकड़ के लाए तो हमने कहा भाई छोड़ो, तो तुम्हें गुस्सा आया, क्योंकि देखो होता है कि कई बार इनोसेंट लोग ज्यादा फंसते बेचारे, ये हमेशा इनोसेंट लोग ज्यादा फंसते हैं। तो वो बॉन्ड भर के घर गया, क्योंकि उस पर तो झूठा इल्जाम लगा बेचारा। घर जाते उसके लोग शुरू, आपकी माँ ऐसी ना, आपकी बहन ऐसी ना, आपकी माँ ऐसी ना, और उस पर मारना पीटना शुरू। तो कोर्ट को पता था घर जाते गुस्सा किस पे निकलेगा? अपनों पे, और जब अपनों पे गुस्सा निकलता है तो खतरनाक है। इसी अपनों पे मुझे कहानी याद आ गई इस कोमल की। इस कोमल का पति इतनी सेवा करता है इसकी, मैं इतना केयर करता ना, तो किसी कोई नहीं करता इतना। उसके बाद एक कोमल की जिग, आज आपकी माँ का फोन आया, मुझे ऐसे से बोला, आपकी बहन का फोन आया, उसने ऐसे से बोला, आपकी बुआ का फोन आया, और समझा लो। वो बेचारा कह रहा है कि भाई मैं अपन तो वैसे ही अलग रह रहे हैं, फोन पे भी टॉर्चर, फोन पे भी डोमेस्टिक वायलेंस। तो वो बेचारा सुबह से शाम तक काम करके आया और आते इसके टेटे स्टार्ट। तो अब आदमी गुस्सा किस पे निकालता? अपनों पे। तो उसका एक हाथ उठ गया कोमल पे चुप करने के लिए, कोमल रोने लग गई। अब हाथ उठ गए गुस्से में, तो उसने उसका ना कहा, भाग्यवान हाथ उसी पे उठता है जिससे हम प्यार करते हैं, मुझे क्षमा करो, तुमसे बहुत प्यार करो। कोमल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे वापस 2 मारा। आपको क्या लगता है मैं आपसे कम प्यार करती हूँ क्या? ठीक है। तो फिर देखो वो हाथ लेके बैठी है ऐसे। तो ये कहता है भाई यहाँ पे हमने तुमसे सिक्योरिटी ली, पर अपने घर वालों का मेंटेनेंस जरूर करना। तो क्या कहता है अगला चैप्टर? ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस वाइव्स। अब यहाँ पे देखो हम तो बोलते हैं FIV वाइफ, ये वाइव्स कहाँ से आ गई? एक से अधिक, क्योंकि ये चैप्टर मुस्लिम लॉ पर भी लागू होता है।
मुस्लिम लॉ में 4 पत्नियां होती हैं, इसलिए उनको वाइव्स वर्ड यूज किया गया। तो लिख दो ये चैप्टर मुस्लिम लॉ पर भी लागू होता है। किस केस ने कहा था? अहमद खान वर्सेस साहबानो के केस 1985। लिखो अहमद खान वर्सेस साहबानो, केस का नाम लिखो अहमद खान वर्सेस साहबानो 1985। इस केस में कहा गया मुस्लिम महिला भी यहां से मेंटेनेंस ले सकती हैं। पलक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? ओके, नेहा मैम, रौनक, ओके, आगे बढ़ते अपन। चलिए, फिर आता आपके पास अहमद खान वर्सेस आ गया आपके पास 1985। आगे बढ़ते अपन। तो ये चैप्टर 10 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो क्या क्या सबसे पहले अपन ने प्रीलिमिनरी किया, फिर हमने क्या किया, कोर्ट बुलाए, फिर हमने उनको पार दे दी। पार देने के बाद क्या किया, चैप्टर 4 में पुलिस को बुलाया, 5 में उसने अरेस्ट किया, 6 में हमने आपको बुलाया, 7 में आपसे थिंग्स मंगाई, 8 में आप आउट ऑफ इंडिया भाग गए तो हम वहां भी अरेंजमेंट करके पकड़ के लिए आए। यहाँ लाके हमने आपसे सिक्योरिटी ली और कहा जा अपने घर वालों का मेंटेनेंस कर। फिर हमने कहा तुम हमारे ऑर्डर को मेंटेन करोगे। हम कौन? पब्लिक ऑर्डर है हमारा। तो चैप्टर 11 कहता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी 148 से 167। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? यहाँ पे पब्लिक ट्रांक्विलिटी को बनाए रखना। पब्लिक ट्रांक्विलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपके पब्लिक ट्रांक्विलिटी का, जो कि हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं, अनलॉफुल असेंबली, जो कि हम बीएनएस में पढ़ेंगे। तो पब्लिक ट्रांक्विलिटी का बीएनएस जो है हमारा, वो हमारे वहां पर भी दिया हुआ है बीएनएस में। हाँ, अब आईपीसी चेंज हो गई ना, बीएनएस आ गए ना, तो हाँ मेरे क्या आपके भी निकलेगा गलत। अभी तो अभी नई वाली में क्या है चेक करना। नई वाली में कहां से कहां तक है बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये आएगी मैडम, थोड़े दिन हम सब के साथ दिक्कत आएगी ये वाली, क्योंकि अभी अपन एकदम नए वाले लोग हैं। लिखो बीएनएस में चैप्टर नंबर आपका, बीएनएस में लिखो, कहाँ गई अपनी पब्लिक ट्रांक्विलिटी, इसके साथ ऑब्लिक करके लिखो, ऊपर जाओ, BNS सेक्शन नंबर 189 से 197। चैप्टर नंबर क्या राहुल? लिख दो बी, चैप्टर नंबर 11 लिखो, चैप्टर नंबर 11। पहले वहां पे चैप्टर 8 हुआ करता था और बिल्कुल आप सही कह रहे थे 141 था, अब चेंज हो गया। तो लिख दो ये पब्लिक ट्रांक्विलिटी हम पढ़ेंगे बीएनएस के चैप्टर नंबर 11 सेक्शन नंबर 189 से 197, जो किसकी बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी 148 से 167 तक। फिर ये सब बता दिया। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आ गया, 2 के अंदर जो है इन्होंने क्या कर दिया, आपके 2 के अंदर कोर्ट को बुला लिया, 3 में हमने उनको पार दे दी, 4 में हमने पुलिस बुला ली, 5 में आपको अरेस्ट कर दिया, 6 में आपको कंपेयर कर दिया, 7 में आपकी थिंग्स मंगा ली, 8 में हमने रेसिडुअल अरेंजमेंट्स कर लिए, 9 के अंदर हमने आपसे सिक्योरिटी ले ली, 10 में का घर वालों का मेंटेन करो और 11 में का पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करो, सब बता दिया। फिर भी तुमने ब्रीच किया इन सब चीजों का, हमारे ऑर्डर को डिसओबे किया, तो ये सब कौन ध्यान रखेगा तुम डिसओबे कर रहे हो कि नहीं? पुलिस। तो चैप्टर 12 कहता है प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस। आप सबको वॉच करने का काम किसका है? पुलिस का है। कहां से कहां तक? 168 से 172। अब बताओ, चैप्टर 1 से लगा के 12 तक हमने आपको सब समझा दिया कि कानून क्या है, तुम्हें कैसे रहना है। इतना होने के बाद भी इस वैशाली ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। डरते ही नहीं ये लोग कानून से। तो मैं भागी भागी कहां जाऊंगी? पुलिस के पास। क्या करूंगी? इंफॉर्मेशन दूंगी। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन। देखो, आप सोचोगे सब कुछ जो आप सोच रहे वही चैप्टर है, याद नहीं करनी होती चीजें, चीजें समझनी होती, खुद याद होती। तो चैप्टर 12 कहता है कि जैसे वैशाली ने मेरा मोबाइल चोरी किया, मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन दूंगी, देन पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। कहां से कहां तक? 173 से 196। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, फाइनली वैशाली को पकड़ लिया उर्मिला का मोबाइल के साथ। अब पुलिस ने पकड़ा, अब पुलिस कहां लेके जाएगी? जोधपुर में इतने सारे तो पुलिस स्टेशन है, इतने सारे कोर्ट, तो उनका क्या होगा? अपना जुरिस्डिक्शन। तो चैप्टर 14 कहता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल। अब पुलिस वैशाली को पकड़ेगी और ढूंढेगी कि किस कोर्ट के पास लेके जाऊं जहां पे इस एरिया का क्या लगता है? जुरिस्डिक्शन 197 से 209। तो उसको ले गए मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है, क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट कहेगा कंडीशन रिक्विजाइट फॉर इनिशिएशन ऑफ रिकॉर्डिंग, अर्थात मजिस्ट्रेट कहता है मेरे पास आने से पहले कुछ शर्तें पूरी करो, पता करो कि जिस वैशाली को तुमने पकड़ा है उसने ऑफेंस कौन सा किया, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय या असंज्ञेय। क्यों?
क्योंकि जो कॉग्निजेबल होगा तब एफआईआर दर्ज होगी, और जब कॉग्निजेबल नहीं होगा तो वहां पे कंप्लेंट फाइल होगी। तो मजिस्ट्रेट कहता है मेरे पास आने से पहले तुम अपना ढंग से देख के आओ। तो सबसे ज्यादा डंडा पड़ता है बेचारी पुलिस को। अब पुलिस को क्या पता कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या है, वो एलएलबी थोड़ी की है। तो पुलिस के अंदर भी एलएलबी का कोर्स मैंडेटरी कर देना चाहिए, तब तो सारा काम सही होगा। तो चैप्टर 15 कहता है जाओ पहले कंडीशन फुलफिल करके आओ। तो कई बार हमारी पुलिस बेचारी पुलिस होती है, वो कंप्लेंट केस में भी एफआईआर लिख देती है, फिर उनको डांट पड़ती है, कई बार उनको ना लाइन हाजिर कर देते हैं, बहुत पंगे होते हैं। पुलिस की नौकरी भी आसान नहीं होती है। तो यह आया 210 से 222 तक। ठीक है, अब करते ही मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है सब कुछ ठीक है, अब कंप्लेंट फाइल करते हैं। ओए तो अब हमने कंप्लेंट फाइल कर दी। कहां से कहां तक की? 223 से 226। जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल हुई, मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग शुरू करेगा। आइए प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। कमिटमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट 227 से 233। जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, मजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करेगा? चार्ज। भाई सबसे पहले काम है उनका चार्ज करना है आपको। तो एक हम भी चार्ज करते हैं, किसको? मोबाइल को। एक हमसे सरकार चार्ज करती है, हमारी पैसे लेती है हमसे, और एक पुलिस मजिस्ट्रेट भी हमारा चार्ज। इस चार्ज के बहुत नाम है। देखो, एक चार्ज का मतलब होता है बैटरी चार्ज करना, एक चार्ज का मतलब होता है टीपीएक्ट सेक्शन 100 भार, एक चार्ज का मतलब होता है आरोप। तो भैया ये इंग्लिश बड़ी अजीब है, एक ही बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमारी हिंदी में ऐसा नहीं होता है, सिवाय हरि के। यू नो हरि? हु इज हरि? अरे वही विष्णु भगवान, ये हमारा हरि है। इस हरि में विष्णु भगवान भी है, इस हरि में बंदर भी है, इस हरि में मेंढक भी है, इस हरि में घोड़ा भी है। तो हमारे भी बहुत ऐसे हैं, हरि के बहुत नाम होते हैं हमारे। ठीक वैसे ही आपके इंग्लिश के चार्ज के भी अनेकों नाम हैं। ठीक है, तो हमने आपके ऊपर लगाया चार्ज 234 से 230 और 247 तक। जैसे चार्ज लगता है, मजिस्ट्रेट शुरू करता है ट्रायल। ट्रायल कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो चार्ज के बाद हुआ स्टार्ट आपकी ट्रायल। अब देखो, जैसे ही तुम्हारी सगाई होती है तो फंस गए। सगाई होने के बाद शॉपिंग स्टार्ट, फिर खाना वाना, कभी इधर बंदोड़ा कभी उधर बंदोड़ा, पकड़ जाने के बाद तुम्हारी सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, ठीक है, समन ट्रायल। तो मैं जब चार्ज पढ़ा तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, सगाई हो गई, चार्ज लग गया, अब ट्रायल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेशन ट्रायल, नाम है इसका सेशन ट्रायल। तो सेशन ट्रायल कौन करेगा? अंडरस्टूड सेशन कोर्ट, लेकिन कभी कभी हाई कोर्ट भी करता है। तो लिख दो यहाँ पर नाम कि सेशन ट्रायल जो है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ये पता होना चाहिए आपको। सेशन कोर्ट भी कर सकता है और कुछ सर्कमस्टेंसेस में हाई कोर्ट भी करेगा, वो बताएंगे जब डिटेल पढ़ेंगे तो बताऊंगी कब करेंगे। ठीक है, सेशन ट्रायल। अब आता वारंट ट्रायल। अब देखो आपके मन में सवाल आया कि थोड़ी देर पहले तो मैडम ने वारंट भेजा, ये वारंट ट्रायल ये क्या चीजें हैं? देखो, वारंट केवल वारंट है आपको पकड़ के लाने के लिए, और वारंट ट्रायल है जहां पर मैटर कैसा होता है? 2 साल से ऊपर का। तो जब छोटा मैटर होता है तो समन ट्रायल कर लेते हैं, और थोड़ा बड़ा मैटर होता है तो बड़ी ट्रायल कर लेते हैं। अब सवाल आए वारंट ट्रायल कौन करेगा? तो वारंट ट्रायल करता है बेटा आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसको बोलते हैं जेएमएफसी। ठीक है, और कौन करता है? सीजेएम। और कौन करता है? एसीजेएम। आपको मैं बता दूं एक नई खुशखबरी, नए जो क्रिमिनल लॉज आए इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वर्ड हटा दिया गया है। अब कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, और कोई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन, अब सारे मजिस्ट्रेट है। अब चाहे तुम जोधपुर में बैठोगे तो भी तुम क्या बोलोगे? मजिस्ट्रेट हो, ना कि महानगर मजिस्ट्रेट, और चाहे तुम उदयपुर में बैठो तो भी तुम मजिस्ट्रेट हो। मेट्रोपॉलिटन वर्ड हटा दिया। इवन दो इस नई बीएनएसएस में असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन को भी उड़ा दिया, अब वो भी नहीं है हमारे पास। इस नई में काफी अच्छे चेंजेस हुए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, ये लोग करेंगे क्या करेंगे? वारंट ट्रायल। लेकिन कभी कभी सेशन कोर्ट भी कर सकता है, तो लिखो सेशन कोर्ट भी कर सकता है, सेशन कोर्ट भी। तो पता चल गया वारंट ट्रायल। अब जैसे मैंने कहा 2 साल से ऊपर से अपराध, तो 2 साल से कम के अपराध में क्या होगा? तो ये होगी हमारी समन ट्रायल। क्या होगी समन ट्रायल? 274 से 284। अब एक बात बताओ, 200 हमारे कानून में एक वीडियो ना देखो बेटा, तुम 200 रुपए की चोरी करोगे ना तो भी 3 साल की सजा है, तुम 2 करोड़ की चोरी करोगे तो भी 3 साल की सजा है, तुम 50 करोड़ की चोरी करोगे तो भी 3 साल की सजा है। तो सबसे पूरा फंसा कौन बेचारा? 200 बेड़ा कि मिला भी कुछ नहीं, सजा 3 साल लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या करते हैं? तो हमारे पास एक नया प्रोसेस अपनाते हैं कि 2000 रुपए से कम का मैटर ना तो समरी प्रोसेस है, तो सजा थोड़ी कम दे देंगे। ये हमारे पास एडिशनल पावर है, इसका नाम है समरी। क्योंकि चीजें सेम है, ऑफेंस सेम है। देखो, ये उठाना ही चोरी है, ये ध्यान रखना, चोरी तो चोरी है। तो कहना कई बार ना मैं जाती हूँ कोर्ट ना, तो मजिस्ट्रेट भी बेचारे हंसते हैं। जैसे चोर को पकड़ के लाते हैं, उसको कहते हैं पैरों में तेरे चप्पल नहीं है,
कपड़े तेरे धुले हुए नहीं है, नहाए हुए तेरे को सदियों हो गए, तो तू चोरी करके इन पैसों का करता क्या है? कम से कम अपनी जिंदगी तो बढ़िया जी, तू पकड़ा तो तू वैसे ही गया है। तो मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि क्या भाई चोरी करके फिर किस चीज के लिए चोरी की तूने? तेरे हुलिये से तो तुझे ये भी नहीं लग रहा है तूने चोरी किस चीज के लिए की। तो फिर छोटे मोटे मैटर में समरी प्रोसेस करके फ्री कर देते हैं 283 से 288। तो चैप्टर 1 ने इंट्रोडक्शन दिया, 2 में मैंने कोर्ट को बुलाया, 3 में मैंने शक्तियाँ दी, 4 में पुलिस को बुलाया, 5 में अरेस्ट किया, 6 और 7 में तुम्हें वापस बुलाया, 8 के अंदर तुम भाग गए तो पकड़ के लाए, 9 में तेरे से सिक्योरिटी ली, 10 के अंदर तेरे घर वालों का मेंटेनेंस कराया, 11 में हमारे ऑर्डर का मेंटेनेंस कराया, 12 में तुझसे का प्रिवेंटिव एक्शन करेगी पुलिस, और 13 में तुम्हें 12 में हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया, 13 में तुझे इन्फॉर्मेशन दी, 14 में तुम्हें जुडिक्शन ढूंढा, 15 के अंदर मजिस्ट्रेट ने कंडीशन दी, 16 में कंप्लेंट लगाया, 17 में प्रोसीडिंग शुरू की, 18 में चार्ज लगाया, 19, 20, 21 और 22 में हमने ट्रायल खत्म कर दी। हो गई ट्रायल खत्म। अब बताओ, मैंने कोई पहले बैठ के याद नहीं किया बेटा, ये जस्ट आपके साथ ही रिवाइज करती गई, ऑटोमेटिक याद हो गया। ये होता है याद करने का तरीका, रटने से याद नहीं होता है, रेगुलर। अब बताओ ना, अपन जब से बैठे हैं क्लास में शुरू किया तब से चैप्टर 1 कितनी बार बोल चुके हैं? कम से कम 23 टाइम, क्योंकि अपन 22 चल रहे हैं, 23 बार मैं चैप्टर 1 बोल चुकी हूँ। अब तो आप लोगों को भी याद हो गया चैप्टर 1 क्या है, कहां से कहां तक, अभी भी देख रहा है, प्रीलिमिनरी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में रखना पड़ेगा, है ना। हाँ, अब आगे चलते 23 ट्रायल होते ही, अब जैसे ट्रायल शुरू हुई, कैसा वैसलीन ऑफेंस, क्या वैसलीन का माई बाप गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी, एक बार माफ कर दो। क्या मांगी उसने? माफी इज अ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग महिलाओं से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। आइए बार्गेनिंग कराते हैं आपसे। क्या हुआ सब बार्गेनिंग का? हमारे घर के सामने ठेला वाला आता है, सब्जी लेके बेचारा आता ना, नया भी सब्जी, नया मैडम भी सब्जी कहते हैं, रौनक भी कहते हैं, कोमल भी, कितनी बदमाश है, तुम देखना इनको। वो जो ठेला वाला आएगा उसने कहा क्या भाव है आलू? बोला 20 रुपए किलो। भैया 10 में दे रहे हो क्या? और अगर यही शोरूम में चली जाए, रिलायंस में चली जाए, वहां जितना रेट लिखी ना उतनी दे के आएगी। अब पूछने की मत होती, कम कर दोगे क्या? मतलब गरीब को हर कोई मारता है, अमीर को हर कोई देता है, ये संसार का नियम है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे राहुल है, वो ठेला लेके गया। एक एड नहीं देखा, सुबह राहुल दिन पर सब्जियां बेचता था, रात को पढ़ाई करता था, एक दिन बन गया वकील। देखा ये वो एड सबसे चुभने वाला एड था हमारा, सबसे चुभने वाला, कि यार ये गलत, हम वकीलों का ये गलत है। फिर आके कहता है ये है वो है, ये तो सबूत है। एक वीडियो बहुत चला था और उसमें बहुत दुखा था मन के, यार ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो राहुल सब्जी बेचता है, कोमल है सब्जी लेके गई, उसने कोमल का नाम नहीं पूछा और लिख दिया पैसे। इतने में नेहा मैडम आई, उसने भी सब्जी ली, उसका नाम भी नहीं पूछा, लिख दिया। ऐसे में रौनक आई, उसका भी दे दिया, वैशाली को भी दे दिया, सबको दे दिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हमारे पलक को भी दे दिया। इतने में आदित्य पास में खड़ा था, उसने कहा राहुल भैया तुमने इनके नाम तो पूछे नहीं, तुम्हें क्या पता किसका था? देखा उसमें लिखा एक मोटी वाली, पतली वाली, गोरी वाली, सुमड़ी, लप लप करने वाली, ऐसे नाम लिखे हुए थे। वो रोज महिलाएं बार्गेनिंग करती ना, उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे मुझे जानेंगे लड़ाकू, अगर मेरा कोई नाम लिखेगा तो लिखेगा लड़ाकू महिला। अभी बताया था ना, वो एडमिशन के लिए गए तो मैंने कहा मेरा नाम मत लेना, वहां पे लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, वहां नाम लिए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए मत लेना, मेरा नाम एडमिशन नहीं मिलेगा बच्चे को। ठीक है, चलिए। तो ये बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग का मतलब कम कराना। यहाँ पर भी आप बार्गेनिंग, तो जैसा आप गलती हो गई इस बार माफ कर दो। तो इसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, कई बार पूरा माफ कर देते हैं, कई बार आधी सजा दे देते हैं, कई बार 1/4 दे देते हैं, कई बार केवल प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हटाने की चर्चाएं चल रही थी, बट नए वाले सीआरपीसी में इनको हटाया नहीं है। इसका मतलब अब इनको नहीं हटाएंगे, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा अपन को बीएनएसएस। कहाँ से कहा था? 289 से 300। फाइनली आपने बार्गेनिंग की पर कोर्ट ने आपको माफ नहीं किया, तो अब हम आपका क्या करेंगे? अरेस्ट और डिटेंशन। तो 24 कहता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेंशन इन प्रिजन। देखो हर एक चैप्टर दूसरे से निकल के आता है। अब आपको जेल में डाला, हम वहां से आपको बोलेंगे आप आइए बताइए कि क्या क्या है। 301 से 306 तक आप आए, अब हम आपकी एविडेंस लेंगे। आपको जेल से बुलाया, बुलाने के बाद हम आपकी एविडेंस लेंगे। तो क्या क्या एविडेंस इन इंक्वायरी और ट्रायल 307 से 336। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। फिर अब ये इनको एविडेंस कैसे लेंगे? कटघरे में खड़ा करेंगे, एक नीचे बिठा के लेंगे, एक जज साहब लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, कब लिखेंगे, अक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिखेंगे, उसके एब्सेंस में कैसे कैसे हुआ जाएगा, कौन करेगा सब, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये आता है चैप्टर 26 जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी ट्रायल। यहाँ प्रोविजंस बताए गए कि कब हम इनकी प्रोसीडिंग करेंगे, कैसे करेंगे। माफी भी देनी पड़ेगी, पार्डन भी करना पड़ेगा। गिरोह को पकड़ना होता है तो हम एक आदमी को पकड़ के तुझे माफ कर देंगे, तो पूरी कहानी सुना दे क्या क्या हुआ,
ये आएगा 337 से 366 तक। तो यहाँ पे हमने आपकी प्रोसीजर बता दिया। बताने के बाद चले चैप्टर 27 ने कहा कि जब हमने उससे बात की तो पता चला ले वो तो अनसाउंड है, वो तो पागल है, अब क्या करोगे? पागल को तो जेल में नहीं डाल सकते। तो चैप्टर 27 कहता है प्रोविजन एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये पूरा प्रोसीजर कहता है कि जब तक वो अनसाउंड रहेगा तब तक उस पर प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ये कभी भी साउंड माइंड नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे मैं ठीक होऊंगा मुझे जेल में डाल देंगे, और मैं ठीक ही नहीं होना है। फिर वो दिन भर उसकी पर्ची आती रहेगी, वो बीमार है, डॉक्टरों से पर्चा लिखाता रहेगा और पूरा जीवन बाहर निकालेगा और हंसेगा, और देखा तेरे कानून को उल्लू बना दिया मैंने, क्या बिगाड़ लिया कानून ने मेरा, मैं तो पागल हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कानून में बहुत लेकुन है बेटा, बहुत कमियां हैं। 367 से 378। फिर अब पागल व्यक्ति आया कोर्ट में। पागल व्यक्ति क्या करता है? थूक देता है किसी के ऊपर, वकील साहब पे चप्पल फेंक देता है, जज साहब पे सामान फेंक देता है। तो वो क्या करता है? जब कोर्ट में ऐसी हरकतें करता है तो कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है। तो प्रोविजन का नाम है प्रोविजन एज टू ऑफेंस ऑफ अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब देखो वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए कहा कि यहाँ पागल है, यहाँ आके वो क्या करता है? जस्टिस पर इफेक्ट डालता है, तो कोर्ट का कंटेम्प्ट है। एक्चुअली ये नहीं है, पर चैप्टर याद कराने का एक वे है, अंदर कुछ और होता है जो मैं पढ़ाऊंगी आपको। कहाँ से कहाँ तक? 379 से 391। जज साहब पे जूता फेंका, जज साहब को आया गुस्सा और जज साहब ने दे दिया जजमेंट। 392 से 406। तो चैप्टर 29 में आपको मिला जजमेंट। पहले हमारी अपील थी, अब जजमेंट आ गया इस चैप्टर पे। 392 से 406 में आपको दिया जज साहब ने जजमेंट और दे दिया आपको फांसी पे चढ़ाया जाए इसको। अरे भाई फांसी, अगर टीवी होती पीछे म्यूजिक चल रहा था, हमारा तो टीवी है तो म्यूजिक कौन चला है, मैं खुद ही बोल देती हूँ फांसी की सजा। तो फांसी की सजा का होता है कंफर्मेशन, ध्यान रखना। सेशन कोर्ट फांसी की सजा दे सकता है, बट उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट करती है। तो चैप्टर 30 कहता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन 407 से 412। आओ एक चीज सिखाती हूँ, क्या लिखा है देखो, डेथ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बीएनएस में क्या लिखा है? डेथ पनिशमेंट। याद रखना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में लिखा है आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो जो अक्यूज्ड को मिलती है उसे कहते हैं पनिशमेंट, और जज साहब जो देता है उसको बोलते हैं सेंटेंस। ये ध्यान रखना, शब्द यहाँ चेंज है। अब हम हिंदी मीडियम वाले, सेंटेंस का मतलब वाक्य में प्रयोग करो। अरे भाई ये जज साहब कौन सा वाक्य बना रहे? लिटरली बता, मैंने तो लॉ पूरे हिंदी में की और जब पहली बार सेंटेंस सुना मैंने कहा हमारे लिए तो सेंटेंस वाक्य में प्रयोग होता है, ये लॉ में सेंटेंस क्या होता है? तो ये सेंटेंस आपका क्या होती है? सजा। सजा को बोलते सेंटेंस और दंड को बोलते पनिशमेंट। लिखो ये काम की चीजें, दंड को बोलते हैं पनिशमेंट और सजा को बोलते हैं सेंटेंस। तो जो दी जाती वो होती सेंटेंस और जो मिलती वो होती पनिशमेंट, ये ध्यान रखना। अब आपके डेथ सेंटेंस को एक और शब्द बोला जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सजा है डेथ, यही है। और डेथ देखो, पैदा करना ईश्वर का काम है और ले जाना भी ईश्वर का काम है, हम मनुष्य का नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट। तो लिखो डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है। डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है। लिख दिया? चलो, तो उसे कंफर्मेशन किया और कंफर्मेशन करके कह दिया यस डेथ दे दी जाए। अब वो बेचारा क्यों कहते अल्लाह ये तो डेथ पक्की हो गई, मेरे को तो जीना, आप कैसे करें? वो भागा भागा जाएगा कहां पर? अपील करने के लिए। तो अगला चैप्टर कहता अपील 413 से 435। अपील की, अपील में भी डेथ सेंटेंस दे दी। अब आप क्या करोगे? उसका रिवीजन कराओगे। याद करने के लिए बता रही हूँ। तो आपने उसका रेफरेंस और रिवीजन किया। क्या आपने उसका रेफरेंस और रिवीजन। अब देखो हमारे पास 4 वर्ड होते बेटा, एक होता अपील, एक होता है रेफरेंस, एक होता है रिव्यू और एक होता है रिवीजन। यहाँ पे आपको देखो अपील मिल गया 1, रेफरेंस मिल गया 2, रिवीजन मिल गया 3, क्या नहीं मिला? रिव्यू। तो जल्दी से लिखो, क्रिमिनल मैटर्स में रिव्यू नहीं होता है। यही आपका प्री का सवाल है, यही इंटरव्यू का सवाल है। देखो क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता है, हिंदी में पुनर्विलोकन नहीं होता है। क्रिमिनल मैटर में पुनर्विलोकन नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो अपील भी कर दी, रेफरेंस रिव्यू भी कर दिया, अब तो भी सजा आपकी बरकरार। आपको याद है सलमान खान का केस जोधपुर में हुआ था, आसाराम बापू का केस जोधपुर में हुआ था। बड़े बड़े जितने भी लोग हैं हमारे जोधपुर में होते हैं। जोधपुर इज अ ग्रेट, है ना। तो सलमान खान ने कहा सर अब सजा तो आपने दे दी, अपील तक में दे दी, तो आप मेरा मैटर ट्रांसफर कर दो। तो क्या करा दिया? मैटर को ट्रांसफर। तो आ गया ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। कहां से कहां तक? 446 से 452। मैटर यहाँ से ट्रांसफर होया, ट्रांसफर होते अब उसकी सजा दे दो।
उस मैटर को, उसके ऑर्डर को एनफोर्स करा दो। जो एनफोर्समेंट वर्ड है ना वो हमारा वर्ड है, लेकिन लॉ में एनफोर्समेंट को कहते हैं एग्जीक्यूशन करा दो। अब सबसे बड़ी सरप्राइज पता क्या बेटा, ये एग्जीक्यूशन वर्ड आपने सुना है ऑर्डर 21 CPC, तो मैं आपको बता दूं एग्जीक्यूशन सिविल में भी होता है और एग्जीक्यूशन क्रिमिनल में भी होता है, दोनों में होता है। तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे ऑर्डर नंबर 21, क्योंकि ये नया शब्द नहीं है। तो अब हम आपको सजा दे देंगे तो उसको एनफोर्स करेंगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कहां से कहां तक? 453 से 477। अब आपको आपकी सजा मिल गई। अब क्या हुआ सुनो मेरी बात, जैसे ही प्रोसीडिंग कब शुरू हुई? जब मैंने आपको चैप्टर 5 पे पकड़ा था, 5 पे पकड़ा था, प्रोसीडिंग शुरू हुई। अब आया हमारा चैप्टर 35। फाइनली जब आपकी सजा ग्रांट हो जाती है ना बेटा फाइनल, तो जो भी बेल बॉन्ड आप भरते हो वो सब कैंसिल हो जाते हैं। तो अगला चैप्टर कहता है बेल एंड बॉन्ड 478 से 496, ये सब खारिज हो जाता है। आप जजमेंट लिखोगे ना, लास्ट में लिखा होता है इनकी बेल बॉन्ड को खारिज किया जाता है, तो यहाँ पे सब खारिज हो जाता है। फिर 36 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, उस दौरान जो भी प्रॉपर्टी हमने सीज की है उनका डिस्पोजल करेंगे, या तो जो जैसे उसमें ऑब्सीन लिटरेचर होता है या फिर फूड अल्ट्रेशन का सामान होता है, दारू वारू होती है मिक्स की हुई, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 497 से 505। अब ये सारी प्रोसीडिंग चैप्टर 1 से लेके यहाँ तो किसने की? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन? मनुष्य। और मनुष्य तो गलतियों का पिटारा है, गलतियां तो हो सकती हैं। तो चैप्टर नंबर 37 कहता इरेगुलेटरीज, कहां से कहां तक? 506 से 512। आया 6 दूनी 12 फाइनली। कैसे याद किया? 506 से 512, ये तो याद हो गया कि 6 दूनी 12 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी गलतियां हैं जो माफी योग्य हैं, कौन सी गलतियां जो वॉइड हो जाती है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल तो आप खुद ही बता दो। मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे पास कंपिटेंसी नहीं है, फिर भी मैंने कहा जाओ भाटी भवन को सर्च करो, तो क्या ये सर्च ऑर्डर सही दिया या गलत दिया? सही दिया। तो सर्च ही तो करने के लिए कहा है, इसमें ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। मैं कंपिटेंट कोर्ट और मैं कहती हूँ मेंटेनेंस दिया जाए 5000 रुपये पर मंथ अपनी वाइफ को, ये वॉइड है, क्योंकि मैं कंपिटेंट नहीं हूँ तो मुझे कोई तरह का ऑर्डर देने का अधिकार नहीं होता है। ये होता है वेश्यट और वेश्यट नहीं होना। फिर आता है 38। अब इन्होंने कहा कि भैया तुम ऑफेंस जो है इसका केस कब फाइल करोगे? अब देखो तुम्हारे घर में चोरी हुई थी 2010 में, तब आप 10वीं में पढ़ रहे थे। फिर आप 2024 में अपने LLB की और आपको पता चला अरे चोरी के अपराध में FIR दर्ज होती है, हमें हमारा सामान वापस मिल जाता है, क्योंकि उस 2010 में आप 10वीं में थे, आपको नॉलेज नहीं था। तो क्या आप 2024 में आप केस कर सकते हो? नहीं। ये कहता भैया हर एक चीज का लिमिटेशन होता है, ऐसा तो कभी भी उड़ के आ जाएगा कि भैया मेरा केस था 25 साल पुराना केस लेके आ जाएगा, तो क्या पुलिस निकम्मी बैठी है क्या? 25 साल पहले क्या होता, आज क्या होगा, परिस्थिति चेंज हो गई। तो हर एक चीज का लिमिटेशन होता है। तो सिविल के लिए तो सिविल में लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है 1963 का, वो वहां से देखना होता है। और क्रिमिनल के अंदर लिमिटेशन आपको चैप्टर 38 में देखेंगे 513 से 519। अब एक और की बात, सब देखा आपने, हर एक चीज देखी, प्रीलिमिनरी आया, कोर्ट आया, पार्ट दी, पुलिस को बुलाया, उसके बाद प्रोसेस किया आपको बुलाने का, फिर प्रोटेक्शन ने आपको अरेस्ट किया, फिर प्रोसेस किया बुलाने का, फिर थिंग्स का, फिर आप भाग गए तो पकड़ के लाए, आपसे सिक्योरिटी जमा कराई, घर वालों का मेंटेनेंस कराया, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस कराया, पुलिस ने प्रिवेंटिव काम किए, फिर हमने आपकी इन्फॉर्मेशन दी, फिर हमने आपका जुडिक्शन ढूंढा, फिर मजिस्ट्रेट ने रिक्विजिट कंडीशन फुलफिल कराई, फिर कंप्लेंट फाइल हुई, फिर प्रोसीडिंग हुई, फिर चार्ज गया, फिर सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, फिर समन ट्रायल, फिर समरी ट्रायल, फिर आपने प्री बार्गेनिंग की, फिर फिर हमने अरेस्ट और डिटेंशन कर दिया, फिर आपको पकड़ के एविडेंस लिया, फिर प्रोविजन बताए, फिर आप पागल हो गए, फिर आपने एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इफेक्ट डाला, फिर हमने जजमेंट दिया, देन हमने आपको डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन कराया, भागे भाग अपील करने गया, अपील नहीं तो रिवीजन किया, रिव्यू किया, फिर वहां पर भी कुछ नहीं बैठा, मैटर ट्रांसफर कराया, फिर हमने उसका एग्जीक्यूशन करवाया, एग्जीक्यूशन करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया, डिस्पोजल करने के बाद हमने आपको क्या बताया, आपने कहा आपने डिस्पोजल किया, आपने तो प्रॉपर क्या बोलते इरेगुलर प्रोसीडिंग कर दी, हमने प्रोसीडिंग को ठीक किया, फिर हमने लिमिटेशन बताया, फिर भी चीजें बच गई। अब बची हुई चीजों का क्या करेंगे? तो एक चैप्टर आता है कि इतना कहने के बाद भी कुछ बच जाए, तो हमारा चैप्टर नंबर 39 देख लेना, दिस इज अ मिसलेनियस प्रोसीडिंग, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई कानून पढ़ो पहले उसका ओवरव्यू आपके हाथ में होना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, फिर पूरा चैप्टर विद एक एक लाइन पढ़ेंगे। उस चैप्टर में जहाँ प्री का क्वेश्चन बनेगा वो बताएंगे, जहाँ मेन का क्वेश्चन बनेगा उसको कैसे प्रेजेंटेशन करना वो बताएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है कैसे, यानी यहाँ पर हम 0 से Z तक हर चीज पढ़ते हैं विद रीडिंग करके, क्योंकि बेटा इस बैरक को मार्केट में आए आज लगभग 3-3 महीने हो गए,
और इस एक्ट की चर्चा पिछले 6 महीने से चल रही है, फिर भी अभी तक आप में से किसी बच्चे ने सच चैप्टराइजेशन नहीं किया है। खुद से कुछ नहीं होता है। हम 4 दिन सेल्फ स्टडी कर लेंगे, हम 40 दिन पर 5000 वीडियो देख लेंगे और 41वें दिन हम भूल जाएंगे और उसके बाद लगभग 80 दिन तक हमें याद ही नहीं आएगा हमें पढ़ना है। और 81वें दिन जब कोई वैकेंसी आएगी तो भागो कोचिंग। तो बेटा अभी ज्वाइन करें। हम लोग 0 से Z पढ़ाते हैं, एक लाइन पढ़ाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप जोधपुर राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप जूम ऐप पर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपने देखा मैं बच्चों से बात करी थी, 2 वे कम्युनिकेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। क्लास का डेमो लेने के लिए उसका भी एक प्रोसेस है, वो भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसकी फीस अलग होती है। पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहे तो उसकी फीस अलग होती है, वो ले सकते हैं। तो क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको जज बनना है, जज बनने के लिए आपको रास्ता चाहिए, रास्ता से शुरुआत कहाँ से करनी है उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।